लोग जुड़े हैं, जो लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जब आंदोलन होता है, आंदोलन के समय वहां मौजूद रहता है, उसको हर परिस्थिति का पता होता है। और जो सोशल मीडिया के वीर है, जो सोशल मीडिया के अधिवक्ता है, और जो वहां अपने आप को वरिष्ठ संवाददाता समझता है, उसको क्या पता कि धरातल पे कैसे संघर्ष होता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो भर्तियों से जुड़े हैं, लेकिन घर बैठे कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे क्या हुआ, क्या नतीजा रहा। और कई ऐसे तथाकथित जो अपने आप को रिपोर्टर समझते हैं, वो भी कमेंट कर रहे थे कि उपेंद्र यादव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, क्या हुआ। और जो उन आकाओं के चेले, जब आप उनकी डीपी देखना, आप उनको देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस व्यक्ति से जुड़े हुए, जिनका काम ये उनको ठेका दिया गया कि जब भी उपेंद्र यादव लाइव आए, कोई पोस्ट डाले तो गाली देनी है। मेरे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के जब लाखों लोग युवा जो मेरे से जुड़े, उनका प्यार मान सम्मान मेरे साथ है, तो मैं झुकने वाला हूं, न हारने वाला हूं। तो साथियों, मैं इस लाइव की शुरुआत में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार रीट भर्ती रद्द हुई, जिस प्रकार कहा गया कि 2 एग्जाम होगी, जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उनको झटका लगा कि हाँ 2 एग्जाम कितने समय में हो पाएगी, क्योंकि एक एग्जाम ही समय पे नहीं हो पाई, क्योंकि 24 दिसंबर 2019 की इसकी घोषणा हुई थी और 26 दिसंबर 2021 को इसकी एग्जाम हुई थी। ऐसे में क्या 2 एग्जाम समय पे हो पाएंगे। हर बेरोजगार अवसाद में था, दुखी था, परेशान था। जिनका अच्छा पेपर था वो भी दुखी था, और जो 2 पेपरों को सुनकर वो भी दुखी थे। तो साथियों, जो कल का आंदोलन था, प्रमुख रूप से सीबीआई की मांग को लेकर था, और अन्य मांगे थी जो अन्य भर्तियों के बेरोजगार वहां पहुंचे थे। साथियों, जिस प्रकार जो माहौल बना, लोग परेशान दुखी थे, हालांकि संख्या बहुत आई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया वीडियो में, अच्छे लोग आए, उन सभी युवाओं को धन्यवाद। लेकिन साथियों, वहां जो रीट की जो लगातार 5 महीने से देवेंद्र और हनुमान शर्मा जो दोनों आंदोलन कर रहे थे, वो प्रमुख तौर पे वो पूछे थे, उनके साथ 5-6 लोग और थे। यानी कि इतनी हताशा हो गई उन युवाओं में कि 10 का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाए, जो रीट से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे। लेकिन उनकी पीड़ा मैं समझता हूं कि आप नहीं पहुंचे, आप अवसाद में थे, परेशान थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका भाई मजबूती से आपकी आवाज बुलंद की। हर मीडिया, सोशल मीडिया पर सीबीआई की गूंज हो रही है, पूरे प्रदेश में और देश में ये आवाज गई कि युवा पुलिस से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। यानी कि 10 लोग भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वहां जो नेतृत्व करने वाले, उनका वीडियो देखना, उन्होंने भी डाला था, वो तो 7 लोग ही बता रहे थे। लेकिन संख्या मायने नहीं रखती, आप लोग नहीं आए, मैं समझता हूं परिस्थितियां विपरीत थी, आप अवसाद में थे, परेशान थे, पीड़ित थे। लेकिन फिर भी, क्योंकि ए और बी प्लान में लेके चलता, मुझे पता आप अवसाद में हो, तो ऐसा नहीं कि आंदोलन करे 4 लोग पहुंचे, क्योंकि नहीं, यहां हर युवा जुड़ा हुआ है, और हर युवा वहां पहुंचता है। केवल घोषणा से ही वह पब्लिक पहुंच जाती है कि हाँ उपेंद्र यादव ने ऐलान किया है। भीड़ काफी पूछी, अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन एक वाक्य और गठा हुआ। पुलिस के जो एसओ साहब ने हमारे एक साथी को अपशब्द कहे और उसके पीछे मारने के लिए भगे, कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। जब मुझे पता चला कि मेरे साथी को पीटने के लिए जा रहे हैं और उनको कुछ कह रहे हैं, मैंने देखा साथियों, वो तमाम वो लोग देखे होंगे, मैं आ गया कि मुझे मारिए, हाथ तक नहीं लगाने दिया, और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करी, उनको टच तक नहीं करने दिया, और आखिरकार उन अधिकारी को वहां से जाना पड़ा। अधिकारी उनको समझा कि वहां से ले गए कि नहीं, इनसे टक्कर लेना गलत है, क्योंकि ये लोग उग्र हो गए तो कहीं भारी पड़ जाएगा। मैंने किसी युवा को टच नहीं करने दिया। साथियों, अब जो कह रहे थे, जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे, क्या हुआ, उपेंद्र यादव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, तो इसका जवाब यह है साथियों कि जो और भर्ती के लोग गए थे, जो तमाम बुद्धिजीवी, जो इंसान है, जो मेरा लाइव देख रहे हैं, तमाम जो अभ्यर्थी, उनके परिजन, तमाम मीडिया के साथी, जो तमाम लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा, जो ट्रोल आर्मी है उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मंद बुद्धि है, वैसे भी नहीं समझेंगे। क्योंकि साथियों, वहां पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा थे, जेएन भर्ती के, जो पंचायत राज जेएन भर्ती के भी अभ्यर्थी थे, कुछ पंचायत राज एलडीसी के भी थे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के भी थे, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और उसके संगणक और स्टेनोग्राफर, ये तमाम भर्तियों के लोग शामिल थे, पीटीआई के सबसे ज्यादा थे। तो साथियों,
वहां उनकी वार्ता में उनका काम हुआ, यानी कि पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने की उन अभ्यर्थियों को सहमति होगी। उनकी भर्ती प्रक्रिया जो 400 पदों पर घोषणा थी, उनको 461 में उनको रोक दिया, पद बढ़ाने के लिए उनके सामने ही वो प्रक्रिया शुरू करवा दी। पंचायती राज जेएन भर्ती की जो अधिसूचना कल रात को जारी होगी वार्ता के बाद। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए फोन कर दिया कि अधिसूचना जल्द जारी करवा के मार्च अप्रैल में उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जो लोग वहां गए थे, जिनकी संख्या थी, उनका काम हो गया, वो आ गए। अब सीबीआई के लिए तो वही बैठेगा जो उस भर्ती से संबंधित हो। जब लोग नहीं आए क्योंकि अवसाद में थे, इसलिए मैंने सीबीआई की मांग को नहीं छोड़ा है। जो संबंधित भर्ती के अभ्यर्थी गए थे, उनके काम हो गए, उनके काम हो गए, तो वो क्यों बैठेंगे सीबीआई के लिए, बताइए आप। फिर भी उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन लोगों ने मजबूती से मेरा साथ दिया, क्योंकि मैंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच में मगरमच्छ जेल के अंदर होना चाहिए। मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय जी, कि अब सीबीआई जांच देने में कोई दिक्कत नहीं, भर्ती रद्द हो चुकी है, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू आप कर रहे हो। सीबीआई में 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, कितना साल लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भर्ती तो रद्द हो चुकी है। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसलिए सीबीआई को जांच आपको देना चाहिए। और सीबीआई की जांच के लिए अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। 22 तारीख को फिर विधानसभा घेराव में आ रहे हैं। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे थे, भूपेंद्र यादव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, मैं नहीं चाहता था कि वहां बैठ के उन भर्तियों के, उन नादान जो बच्चे जो गए थे विश्वास में, उनको पिटवा दूं, क्योंकि वहां बैठते हंगामा होता, लाठीचार्ज होता, और उनका मुकदमे दर्ज होते और उनका लगते लाठीचार्ज और उनकी चोट आती। यदि सीबीआई के लोग होते, कि सीबीआई की जो मांग वाले जो लोग हैं वो तो दुखी थे, उनके साथ में लाठी भी खा लेता, बैठ भी जाता। लेकिन फिर भी उन लोगों की परिस्थितियां विपरीत थी, अवसाद में थे, दुखी थे। मैं समझता हूं उनकी मांग में बिल्कुल भी कहीं भी कमजोर स्थिति नहीं आने दिया, मजबूती से उनकी आवाज उठाई है। पुलिस के धक्के भी खाए, खूब धक्के खाए, लेकिन फिर भी हमने मजबूती से आवाज उठाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश की मीडिया का, जिन्होंने मजबूती से बेरोजगारों की आवाज बुलंद की है। साथियों, अब 22 तारीख को, क्योंकि हम पीछे नहीं हटे, हम तो लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, इसलिए ऐलान किया दोबारा, सीधी टक्कर सरकार से ले रहे हैं। हम तो मांग आज भी करते हैं कि जो मंत्री सुभाष जी गर्ग पर जो आरोप लग रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, जब तक जांच नहीं हो जाए सीबीआई से। और सीबीआई की मांग के लिए आज भी डटे हुए 22 तारीख को फिर आएंगे, क्योंकि सीबीआई की मांग चाहिए और मगरमच्छ जेल के अंदर चाहिए। उस बात पर आज भी अड़े हुए। ऐसा नहीं कि हमने अब इस मांग को छोड़ दिया, नहीं, 9 तारीख को भी उठाया था और 22 तारीख को भी उठाएंगे, क्योंकि आज रीट के साथ हुआ है, कल पटवारी, पीटीआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर, अन्य भर्तियों में होगा। तो हम चाहते हैं खेल खत्म होना चाहिए और खुलासा होना चाहिए, बेनकाब होना चाहिए, कौन राजनेता है, कौन मगरमच्छ है, उसका खुलासा होना चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग आज भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए सीबीआई की जांच होना आवश्यक है। यदि सरकार ने सीबीआई की जांच नहीं दी तो इसके गंभीर परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अब रुकने वाले नहीं है, ना झुकने वाले हैं। हम इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। सीबीआई की जांच देना जरूरी है, जिससे खुलासा हो, क्योंकि यदि कुछ नहीं हुआ तो सरकार दे देना चाहिए, सरकार की छवि और मजबूत होगी। सीबीआई को जांच देंगे, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, सरकार तो एक तरफा जीत जाएगी, वापस दे देना चाहिए। इसलिए युवाओं में विश्वास बढ़ेगा कि देखो युवाओं की मांग पर सीबीआई को जांच दे दी। सीबीआई में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई राजनेता इसमें नहीं आएगा तो बढ़िया ना, सरकार की इमेज बढ़ेगी। लेकिन सीबीआई जांच देनी चाहिए, जिससे अन्य भर्ती परीक्षाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। सीबीआई की जांच के लिए हम 22 तारीख को फिर घेराव करेंगे और बेरोजगारों की अन्य मांगों जो आएंगे उनकी मांगों को शामिल करते 22 तारीख को एक बार फिर इससे ज्यादा संख्या के साथ फिर घेराव करेंगे विधानसभा का, फिर जाएंगे, फिर लड़ेंगे। लेकिन हम लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कल वापस आ गए, घर नहीं बैठेंगे, घर नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे। 14 अक्टूबर से देखो लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी लड़ाई जारी है। अल्टीमेटम दिया सरकार को 11 दिन का, कि 11 दिन में हमारी बेरोजगारों की तमाम मांगों को आपको पूरा करना होगा, अन्यथा हम लोग सड़कों पे फिर उतरेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि लेवल फर्स्ट में जो सांसद साहब, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि 78,000, कई लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रद्द मत करो। आपस में ये दो गुट बन के आपस में एक दूसरे की खींचतान सोशल मीडिया पर चल रही है। इसका एक इलाज है, डेटा सार्वजनिक किया जाए। कल भी मैंने मांग उठाई थी, कल शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के सामने जो डेलीगेशन था उनके सामने मैंने मांग उठाई थी कि साहब डेटा ओपन करने में क्या दिक्कत है, वेबसाइट पे डलवा दीजिए।
पता लग जाएगा किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं गलत हूं तो जेल में डाल दीजिए, सही कह रहे हैं वो, इसका मतलब। तो डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे लेवल फर्स्ट में जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उन्होंने कहा 140 से ज्यादा नंबर है, तो यहां तो 135, 36, 32 भी अटके पड़े हैं जो लोग पढ़ने वाले अभ्यर्थी है। तो 140 का मतलब यदि सच में 78,000 है तो वो पेपर लेने वाले हैं। इसलिए इसका डेटा सार्वजनिक किया जाए, इसके लिए मांग कर रहे हैं। 22 तारीख को फिर मांग करेंगे, जिससे मेरे प्रदेश के बेरोजगार जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी के साथ, जो योग्य अभ्यर्थी के साथ कुटारघात नहीं हो। हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए जो योग्य है। इसलिए साथियों, कल भी हमने मांग की थी और 22 तारीख को फिर मांग करेंगे। इसके अलावा साथियों, आपके एक सदस्य को प्रतिनिधिमंडल में जब शिक्षा मंत्री से वार्ता हो रही थी, क्योंकि विधानसभा के बाहर ही आके हमसे मिले थे, जब हम लोग वहां पुलिस वाले हमें लेके गए थे। आपके साथी बता सकते हैं कि मैंने मंत्री जी मोदी जी को कह दिया था कि यदि पहली बार मैंने कहा, आपने वीडियो भी देखा होगा, मेरे कहा 2-3 साल में वो एक भर्ती पूरी हो पा रही थी, वो भी रद्द हो गई। जो व्यक्ति कई 3 साल से तैयारी कर रहा है कि एक एग्जाम समय पे नहीं हो पाई, 2 एग्जाम में कितना समय लगेगा, क्या होगा? उन्होंने कहा पद बढ़ा दिए। पद बढ़ाने की बात नहीं है, बात है कि बेरोजगार आज परेशान दुखी है, कैसे उनका इंतजार खत्म हुआ, उनको क्या पता कि 2 एग्जाम समय पे हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। और वो 2012 के पैटर्न पे कर दिया, जिला स्तरीय कर दिया, तो मारा जाएगा। मैंने उन अभ्यर्थियों के सामने ही मैंने कहा, मंत्री जी ऐसा हो गया तो मैं आपके घर आके बैठूंगा, मैंने बोला। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सीएमओ में मुख्यमंत्री स्पेशल सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी ये मांग को मानते हैं और हम जिला स्तरीय नहीं प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाएंगे। इसमें कल ही सहमति बन चुकी थी, यानी कि प्रदेश स्तरीय मेरिट की सहमति बन चुकी थी। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिला स्तर पर मेरिट बनती, कहीं 100 नंबर जाती, कहीं 120 नंबर जाती, तो कई लोगों के साथ गलत होता, फिर प्रश्नों का विवाद होता कि 2012 का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है प्रश्नों के विवाद को लेकर। तो प्रदेश स्तरीय मेरिट पर उनकी हमारी सहमति बनी है। एक चीज मैंने और प्रमुख तौर पे उठाई थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आप पात्रता भी एग्जाम करवा रहे हो। मैंने कहा कि कई लोग चाहते एक एग्जाम हो, उनमें डर है कि 2 एग्जाम समय पे नहीं हो पाएगी, कई लोग इंतजार कर रहे हैं। आप रद्द करने के बजाय इनको पात्रता घोषित कर देते, लेकिन नहीं, बोले कि हमने रद्द कर दिया, क्योंकि साथियों रद्द करने का कारण एक और था, वो रद्द नहीं करते, उनको पता है न्यायालय में कोर्ट कोई ना कोई फैसला दे सकता था, तो उससे पहले उन्होंने रद्द कर दिया। क्योंकि 2013 जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी भर्ती में भी कोर्ट ने, जो जूनियर अकाउंटेंट मामले में कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया था पूरे सिरे से। तो उनको पता था कि कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर सकता है, क्योंकि एसओजी की रिपोर्ट में यह आया था कि 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। उस आधार पर न्यायालय भर्ती को रद्द कर सकता था, तो न्यायालय में सुनवाई से पहले ही उन्होंने भर्ती को रद्द कर दिया। इसलिए वो कई लोग मांग कर रहे थे कि पात्रता इसको रखी जाए, इसलिए वो पात्रता नहीं रखी जा सकती। अब 2 और 1 एग्जाम की बात थी। तो साथियों, एक एग्जाम वाला जो कह रहे हैं कि हम 3 साल से तैयारी करें, उनका भी मत सही है। कई लोग कह रहे 2 भी हो जाने चाहिए, क्योंकि पहले 1 होगी, उसमें कोई गड़बड़ी कर जाएगा तो सेकंड में नहीं कर पाएगा, 2 बार वो पेपर खरीद नहीं पाएगा, पारदर्शिता हो गया, सेकंड पेपर में सामान्य ज्ञान आएगा तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर आएगा। कई उनका भी तर्क है। लेकिन मैंने कहा कि एक एग्जाम के लिए उन्होंने मामले को ठुकराया। मैंने कहा आप एक एग्जाम के मामले को, जो अभ्यर्थी गए थे वो कह रहे थे एक एग्जाम करा दीजिए, लेकिन हमने कहा कम से कम कैलेंडर तो जारी कर दीजिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और पात्रता करवा रहे और फिर शिक्षक भर्ती कर, उनका पैटर्न तो जारी कर दीजिए, जिससे बेरोजगार तैयारी तो कर पाए। करवा दीजिए, आप पात्रता करवानी तो जल्दी करवाइए, फिर शिक्षक भर्ती भी वो अभ्यर्थी देगा, वो उसकी भी तैयारी करेगा, उसमें भी अपनी आंख गड़ाएगा, खून के आंसू रोएगा वो इस भ्रष्ट तंत्र से, दुखी है, परेशान अभ्यर्थी। तो साथियों, सीएमओ और मंत्री जी के सामने वो बात रखी थी, वो कह रहे थे कि हम इसके लिए कैलेंडर के लिए अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट और पात्रता, इन सब के लिए। अब पंचायती राज एक्ट में संशोधन करेंगे, यानी कि पहले पंचायती राज एक्ट में संशोधन होगा, क्योंकि पहले रीट के माध्यम से एग्जाम थी, भर्ती थी, तो पहले भी एक्ट में संशोधन किया गया था, एक्ट में संशोधन होगा, उसकी अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ये 2 परीक्षा वाला पैटर्न लागू होगा। यह आपको राहत है
हमारा कल एक प्रयास इतना सा आप लोगों के सहयोग से कामयाब हुआ कि अब प्रदेश स्तरीय मेरिट पर वो सहमत हो गए। जिला परिषद का हमने विरोध किया था। अब लोग कहेंगे कि ये तो आसानी से आपकी मान ली। भैया ये आप लोगों का प्रेशर था। 2012-13 में लोगों ने विधानसभा का घेराव कर दिया था। जब हमने कहा आरपीएससी से करवाइए, प्रदेश स्तरीय मेरिट करिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी थी। उस समय मेरे संघर्ष का शुरुआती दिन थे, नहीं मानी थी और जिला परिषद से करवाए थे। हमने कहा आज भी वो भर्तियां लंबित है, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, बेरोजगार का भविष्य खराब नहीं होनी चाहिए, मैं आपके घर आके बैठ जाऊंगा। उसके बाद वो बात मानी है, प्रदेश स्तरीय बात पे मेरिट पे सहमति बनी है। इसके अलावा साथियों, जो लोग अवसाद में थे नहीं आ पाए, डेटा सार्वजनिक करवाने के लिए, सीबीआई जांच के लिए, जो तमाम युवाओं से मेरा अपील है। इसके अलावा भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड पात्रता जो भी है, इनका सबका कैलेंडर जारी करवाने के लिए और अन्य कोई भी मांग है उसके लिए हम 22 तारीख को एक बार फिर, क्योंकि मुझे पता है आप अवसाद में नहीं आ पाए, यदि आप लोग अच्छी संख्या में आओगे, कल धक्के खाए थे, कल पुलिस ने धक्के मारे, धक्के खाए थे, और आपकी मांग के लिए लट खाना पड़े तो लट भी खाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कल आपकी संख्या नहीं थी, इसलिए 11 दिन का अल्टीमेटम देके आना पड़ा, क्योंकि अन्य भर्तियों के लोग रुकने वाले नहीं थे, उनका काम हो गए थे, वो कहे कि हमारा काम होंगे हम जाएंगे, तो वो चले जाते तो आपके लोग 8-10 लोग बचते, उसके साथ मार पर की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। लेकिन फिर भी आपकी इस संख्या में प्रदेश स्तरीय मेरिट की सहमति हमने दिलवा दी है, यानी कि आपकी मांग ये पूरी हो गई है। और अन्य मांगों के लिए 11 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो तमाम जो अभ्यर्थी लाइव को देख रहे हैं, रीट में जो संशोधन चाहते हैं, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि सीबीआई की जांच के लिए डेटा लेवल 2 का भी होना चाहिए कि कितने लोगों क्या है डेटा पता, फर्स्ट का भी होना चाहिए डेटा ओपन। इसके अलावा जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो, जिससे तारीख, कैलेंडर का मतलब परीक्षा तिथियों की जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो कि किसकी कब होगी, जिससे बेरोजगार अपने हिसाब से तैयारी कर सके। तो इसके लिए हमने 11 दिन का समय दिया। 11 दिन वो हम कैलेंडर जारी कर देते हैं, हमारी मांगों को मान जाते हैं, ठीक है। 11 दिन बाद हम 22 तारीख को फिर विधानसभा घेराव करेंगे। इसके अलावा साथियों, गैर जमानती कानून जो बिल लाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा हम लेके आ रहे हैं, अब तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि यह कानून हमारे इस संघर्ष का ऐतिहासिक जीत का हिस्सा होगा, जिसके लिए पिछले फरवरी से लड़ रहा था। आज जो मेरा समझौता पत्र था उसमें लिखित में समझौता भी हुआ था और चिल्ला चिल्ला के लाइव में बोलता था। आज तो सब लोग उसकी कॉपी करने लगे, क्योंकि जब कानून आएगा तो कहेगा देख हमने करवा दिया। लेकिन उस कानून को लाने में अहम भूमिका राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और हमारे संघर्ष की थी। उस कानून के लिए अनशन पे भी तड़पना पड़ा था, उस कानून के लिए भागना भी पड़ा था, दौड़ना भी पड़ा था, और कई लोगों से गालियां खाई थी। जब मैं मुख्यमंत्री जी से 4 अक्टूबर को मिला कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है कि वो कानून लेके आएंगे, बिल लेके आएंगे, उन्होंने मेरी इस मांग को मान लिया, तो लोगों ने क्या कहा, दलाल, ये तो सरकार से मिला हुआ है, इसकी तो सीबीआई वाली मांग क्यों नहीं मानी, ये तो मिला हुआ है। उससे मैं बहुत गालियां दी थी। मैंने कहा आज ये गाली दे रहे हैं जो भी अपवादों के द्वारा, ट्रोल आर्मी के द्वारा, उन लोगों द्वारा भ्रमित मेरे साथियों किया गया। लेकिन मैंने कहा कि जब ये कानून आ जाएगा, अब जब कानून आएगा, जब युवा बेरोजगार को फायदा होगा, तब उनको याद आएगा कि एक उपेन्द्र यादव था जो लड़ झगड़ कर राजस्थान में कठोर कानून लाने में महन भूमिका निभाई और इतिहास रचने का काम किया कि राजस्थान में सरकार से सीधी टक्कर लेकर और कानून लाने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। और वो कानून, जो बिल, वो इसी विधानसभा सत्र में आएगा, जिसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। ये एक अलग एक इतिहास है। हालांकि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मांग की घोषणा 17 अक्टूबर को सरकार ने कर दी थी। कब कर दी थी? 17 अक्टूबर को। उसके बाद कॉपी पेस्ट गैंग बहुत एक्टिव हो गई थी। 17 अक्टूबर को घोषणा कर दी थी। और महेश जोशी जी 18 अक्टूबर को आईसीयू में आए थे और वहां भी बोल के आए थे हमने ये मांग मान ली है। तो उस पूरे प्रदेश की जनता को, मीडिया को, सबको पता है कि वो कानून हमारे संघर्ष के बदौलत आ रहा है, जो आने वाले बेरोजगारों के लिए फायदेमंद होगा, उनका भविष्य बचेगा। साथियों, सीबीआई जांच के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, अंतिम क्षण तक इसके लिए लड़ेंगे। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, यह जांच होना जरूरी है। मगरमच्छ जेल के अंदर होना चाहिए। कौन नेता है उसको, यदि हम लोग इस गिरोह को, इन नेताओं को खत्म नहीं करेंगे, जो लाखों बेरोजगारों के आंसुओं के दोषी हैं, पापी है मगरमच्छ, उनको जेल में डलवाना जरूरी है। इसलिए साथियों, 22 फरवरी एक बार फिर एक दिन के लिए आप लोगों को आना है, जिससे ये मगरमच्छ जेल के अंदर हो और सीबीआई जांच हो। साथियों, जो कानून लेके आ रहे हैं, भास्कर में हमने पढ़ा था कि जो नकल और जो वो लोग पकड़े जाएंगे उनको 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए प्रतिबंध किया जाएगा। हम मांग कर रहे हैं 1 साल के लिए आजीवन प्रतिबंध किया जाए। जो
नकल करे, बेईमानी करे, फर्जीवाड़ा करे, उसको 1 साल के लिए नहीं, आजीवन प्रतिबंध उस पर लगाया जाए। और जो कानून लाया जाता है, क्या होता है कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 का जो मामला आया, इसके अलावा उसका मामला आया लाइब्रेरियन का, संदीप नेहरा शिव भगवान का भी नाम आया कि वो मुख्य आरोपी है, पुलिस का प्रेस नोट आया, मुख्य आरोपी बताया गया, मामला ठंडा रहा और लंबा चला और वो छूट गए और आज बाहर आ गए, क्योंकि पहले उनको दोषी बताया गया, बाद में उन्होंने जांच पड़ताल की नहीं और कोई थे वो मिले नहीं। ऐसे में समय लगता है तो वो दोषी बच जाते हैं। अब गैर जमानती कानून तो आएगा, हम मांग करें 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। संपत्ति जब्त करने के लिए लगातार अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का मामला उठा रहे थे, हम उठा रहे थे और उसमें भी मोहर लगने वाली है। तो साथियों, लाइब्रेरी में वो छूट गए, ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट रखा जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाए जिसमें ऐसे पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े की सुनवाई भाई 1 महीने के अंदर इसका सुनवा देंगे, भाई कितने साल की सजा क्या है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सरकार बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई हो, जिससे किसी को मौका नहीं मिले कि वो जांच को बदला दे और छूट जाए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हो। साथियों, पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है, वो आए, उनके पद बढ़ने की वहां सहमति बन चुकी है। जैन पंचायती राज जैन भर्ती जो 2008 के बाद नहीं आई है, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आंदोलन हम करते हैं, लेकिन मान लीजिए 4 मांगों को भी स्वीकृति मिल जाती है, 4 काम भी हो जाते हैं, भाई वो भी बेरोजगार है, वो भी किसी गरीब किसान मध्यम परिवार के बेटे, किसी के सपने तो साकार हो रहे हैं। भाई जिनके काम नहीं हो वो मेरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन जिनके काम हो जाते हैं, किसी को संघर्ष के बदौलत किसी का काम तो हुआ। हमने आवाज उठाई, दिन में वार्ता की, और शाम को जो नियम संशोधन की अधिसूचना जारी हो गई 1998 के नियम के अनुसार वो भर्ती होगी, यानी कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का रास्ता खुल चुका है। अब प्रयास कर उन्होंने हमारे सामने संबंधित अधिकारियों को फोन किया था कि भैया इस भर्ती से संबंधित जो प्रक्रिया जो बाकी है वो जल्द से पूर्ण करके इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए। तो पंचायत राज जैन भर्ती के लिए भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि वार्ता के बाद कल शाम को एक आदेश जारी हुआ था नियम संशोधन का, वो एक संघर्ष का परिणाम है, सबके सामने एक बड़ा उदाहरण है, और अब इसकी विज्ञप्ति भी जारी कराएंगे। 2008 के बाद ये भर्ती आ रही है। जैन की जो हम 2100 पद बता ही रहा था, 539 पद भी जुड़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से झड़प हुई जो आपने देखा होगा, हर युवा बेरोजगारों के लिए मैं लड़ता हूं, पीड़ता भी हूं, केस भी खाता हूं और धक्के भी खाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं धक्के खा लूं, लेकिन मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के सपने साकार, उनके माँ बाप के जो सपने हैं वो साकार, उनके घरों में खुशियां, इसलिए मैं लड़ता हूं। कल रात को बहुत भयंकर सिर में दर्द हुआ, मैं कभी मुझे टेबलेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कल मुझे 2 बार टेबलेट लेनी पड़ी, क्योंकि कल वहां इतनी झड़प, इतनी माथापच्ची हुई, क्योंकि युवा बेरोजगारों के भविष्य का सवाल जो था। मैंने ये चीज आपको बताई। इसके अलावा जो कृषि प्रेक्षक का जो परिणाम के लिए कई लोग कह रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वैसे इस महीने में आने की पूरी संभावना है, लेकिन जब आएगा उससे पहले मैं ट्वीट कर दूंगा। स्टेनोग्राफर का अगले वीक में आने की संभावना है। अभी हम प्रदर्शन करके आए थे तो उन्होंने कहा था इसी महीने आ जाएगा, तो अगले वीक की संभावना है, यानी अगला वीक भी इसी महीने में है, और आने से पहले ट्वीट करके मोर बता दूंगा कब आएगा, क्योंकि मैं सोमवार को चेयरमैन साहब से एक बार बात कर लूंगा, जो भी स्थिति होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अगले वीक में आने की संभावना स्टेनोग्राफर की, और कृषि प्रेक्षक इस महीने की है। पंचायत राज एलडीसी 2013 के संबंध में आज उनके अभ्यर्थी आज फिर धर्मेंद्र राठौर जी के पास जाके आए थे, तो उनका सर्कुलेशन के माध्यम से करवाएंगे। मैंने कहा साहब सर्कुलेशन कैबिनेट के नाम से हम थक चुके, बार बार सुनकर इस कैबिनेट में ये बहुत परेशान और दुखी है। तो उन्होंने कहा कि आज तो वो जिनको एक मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि आप कल जरूर आना। तो साथियों कल या परसों जो भी है, मैं साथ एक बार जाकर अधिकारी से बात करके इसको करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं यार, बार बार जिस प्रकार अधिकारी गोली दे रहे हैं, और गोली दे रहे, वो गोली सरकार कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा अपने पे आ गए तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। अभी भी समय, गोली न दे, मांगों को पूरा करे, लेकिन कल इन अभ्यर्थियों के साथ जाकर मैं वापस मिलूंगा, जिससे ये कैलेंडर जारी हो सके। नर्सिंग भर्ती 2013 में अभी तक जवाब नहीं दिया गया। सुभाष गर्ग साहब ने जो हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं बेटियों आपका भला करूंगा, लेकिन सुभाष गर्ग साहब हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वैसे दुनिया भी आपके पीछे पड़ी हुई है, और सीबीआई की जांच में भी सारी चीजें सामने आ जाएगी, कौन गलत है कौन सही है,
जांच के लिए भी हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको इन बेटियों का भला करना चाहिए। आपने कसम खाई थी, इनके पक्ष में जवाब कोर्ट में देना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक का मैं बता दिया, जल्दी अधिसूचना जारी होने के बाद मार्च अप्रैल में इसकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना बताइए। जूनियर असिस्टेंट का परिणाम इसी महीने में आएगा, फरवरी में आएगा। संगणक और स्टेनोग्राफर, देखो कल की जो मीटिंग थी, जो सीएमओ में अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, संगणक और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए तो कहा कि जो आदेश पद बढ़ाने के हुए थे, जो 83 रेडियोग्राफर 369 लैब टेक्नीशियन के, उन्होंने कहा वो आदेश गलती से हो गया था और उन्होंने विभाग ने उसको आदेश को वापस ले लिया, दूसरा आदेश जारी कर दिया। वो गलती से वो लेटर अधीनस्थ उड़ गया था, ये उन्होंने जवाब दिया। तो साथियों, इसमें मैं किसी युवा या बेरोजगार को धोखे में नहीं रख सकता। मैंने मंत्री से मुलाकात करवाई, सीएमओ ले गया, मैंने बात रखी और उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे मौका लगा तो मैं फिर भी प्रयास करूंगा। लेकिन कल की रिपोर्ट ये है कि इस संबंध में सीएमओ के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि वो विभागीय लापरवाही थी, जो लेटर गलती से जारी हो गया था, लेकिन अब नहीं हो सकता, विभाग ने उस लेटर को विड्रॉ कर लिया है। अब उस लेटर के माध्यम से न्यायालय की शरण से भी आप लोग, आपके कई साथी गए हैं, तो न्यायालय पता नहीं दे दे आदेश कि ये लेटर के द्वारा जारी किया गया, लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। इसके अलावा संगणक के अभ्यर्थी, उनके लिए भी वही स्थिति थी, पद बढ़ाने का मामला इनका था, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन संगणक ने साफ मना कर दिया। लेकिन इनके अभ्यर्थी आज भी मिले थे कि आप मंत्री जी के हमारे साथ चलो, तो कल मैं आपके साथ मंत्री जी के पास चलूंगा, जितनी मदद हो के आप लोगों को करूंगा। इंटरव्यू खत्म करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू खत्म हो, आरएस सहित तमाम भर्तियों में इंटरव्यू प्रथा खत्म हो। इंटरव्यू खत्म होगा, बाहर राज्य को कोटा खत्म होगा, तो राजस्थान के बेरोजगारों को बहुत फायदा होगा। लेकिन जो राजस्थान के बेरोजगार जो लगातार कॉल मैसेज करते हैं, बाहरी राज्यों को कोटा कम हो, बाहरी राज्यों को कोटा कम हो, यार तुम कोटा तो के लिए तो हजारों लाखों मैसेज करते हो, और जब सवाल आता है संघर्ष का तो आप आते नहीं हो। और फिर कहते उपेंद्र यादव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, यार कम से कम घर से तो निकला करो। तुम सड़कों पे आओगे तब सरकार जागेगी। अब विधानसभा चल रही है और तुम लोग वहां बैठ जाओगे हजारों की संख्या में, तो सरकार को वहां विधानसभा में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आवाज उठेगी तो भला होगा। क्यों हम बैठ जाएंगे लट गाट के, लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा ना, चाहे बाहरी राज्य को कोटा कम करने की मांग हो, चाहे सीबीआई की मांग हो, लेकिन लड़ना तो आप सबको पड़ेगा साथियों। लेकिन आप आना नहीं चाहते हो, उपेंद्र यादव अकेला लड़ लेगा। अरे उपेंद्र यादव तो फिर भी पूरे दिन भर सुबह से शाम तक बेरोजगार उनके सपनों के लिए भागता है और लड़ता है। लेकिन फिर भी साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा तमाम युवा साथियों से कि 22 तारीख को एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा, प्लीज अपने भविष्य के लिए आइए। चाहे इंटरव्यू की बात हो, खत्म करने की बात हो, चाहे वो बाहर राज्य का कोटा कम करके राजस्थान के बेरोजगारों प्राथमिकता देने की बात हो। 69 जो स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पदों का जो मामला, इस संबंध में अब आज मेरे संबंधित अभ्यर्थियों की बात है। पीसीसी चीफ जो उन्होंने वादा किया था दोपहर कातर सभा में, मैं इन अभ्यर्थियों के साथ जाकर मिलूंगा और कहेंगे कि आप अपना वादा पूरा करोगे या फिर आपका भी जुमला था। और वादा पूरा नहीं करते हैं तो साथियों हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, जहां भी जाएंगे विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया तो वादा पूरा करना पड़ेगा। और विरोध इतना करेंगे कि 2023 में उसका परिणाम उनको चुकाना पड़ेगा। चाहे इसको आप निवेदन समझे, चाहे चेतावनी समझे, मैसेज उन तक चला जाएगा। उपेंद्र यादव ने कहा कि वो खुला विरोध करेंगे तो करेंगे, क्योंकि आपने वादा किया तो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आपने कहा था फोन की घंटी बजेगी, प्रदेश के बेरोजगार फोन की घंटी का इंतजार कर रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री और पीसी चीफ साहब, आपने कातर सभा में कहा था कब घंटी बजेगी, और घंटी नहीं बजी तो आने वाले चुनाव में आपकी घंटी जरूर युवा बजाएंगे। क्योंकि वादा आपने बोला है तो पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपका एक बयान देखा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो प्लीज आप पीसी चीफ हो, जो कहा वो करिए। टीजीटी 2012 के संबंध में जो अभ्यर्थी है, इनके जो तीनों नेता हैं डेलीगेशन के, वो मुझसे एक बार आके मिले मुझसे। बीएड बीएसटी जो सेकेंड ईयर इंटर्नशिप वाले 16 सप्ताह की जो समय पर उनकी इंटर्नशिप पूरी होगी, तब 2022 की रीट में वो बैठ पाएंगे। आज मैंने ट्वीट भी किया था, इनके अभ्यर्थी मुझसे मिलेंगे तो मैं उनके साथ जाकर जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा। इन लोगों की मंत्री से मिलूंगा और जितनी मदद होगी, लेकिन मुझसे आकर इनका डेलीगेशन मिले। साथियों, पेपर लीक को लेकर एक चीज और मैं बता दूं, वास्तव में कई युवा आपराधिक दुनिया में जा रहे हैं। कैसे? जुगाड़ कर रहे हैं कि भैया मेहनत की, मेरा नंबर नहीं आया, वो 10 लाख किसी को पता लगता है, क्योंकि जो गैंग गिरोह है वो लोगों को चुन रही है और आपराधिक दुनिया में ले जा रही है। उनसे 10-10 लाख रुपए उन पैसे दे दिए, आज उनके पैसे भी डूब गए और एसओजी की जांच में आ गया तो उसका कैरियर भी खराब हो गया। तो तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है, प्लीज गलत रास्ते पे नहीं है, लालच नहीं करें,
तैयारी करें और अपने मंजिल पाए, क्योंकि यदि गलत रास्ते पे जाओगे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब इस पेपर लीक कांड में करोड़ों रुपए लोगों के डूबे हैं। गिरोह तो लेके फरार हो गया, जेल भी चले जाएंगे, वो छूट भी जाएंगे, लेकिन सपने के साथ आपकी जो आर्थिक हानि हुई है, आपके माँ बाप को जितना नुकसान हुआ है, परिवार को नुकसान हुआ है, और आप पकड़े गए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए प्लीज सभी युवाओं से मेरी अपील है कि किसी के लालच में नहीं आए, न गिरोह के लालच में आए, अपना भविष्य अपनी मेहनत के बदौलत बनाए। साथियों, इसके अलावा रीट लेवल 2 के जो अभ्यर्थी है, जो रद्द हुई है, जो रीट का कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, जो तमाम जो कोचिंग जो वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, जो तमाम कोचिंग राजस्थान के जो कोचिंग वाले हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा तमाम कोचिंग वालों से, जिन जिन कोचिंगों में जो अभ्यर्थी पढ़ाई की आप लोगों से, अब वो रीट रद्द हो चुकी है और वो वापस आपके पास आए। जो कहते हैं, कई कोचिंग वाले कहते हैं कि हम छात्र हितैषी है, हम छात्रों के लिए जी जान लगाते हैं, वो तो बिल्कुल माफ करें उनकी फीस। और जो कहते हैं कि हमें तो फीस से मतलब है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप थोड़ा सा कृपा करें, आप थोड़ा दया भाव दिखाए कि इनकी परिस्थितियां विपरीत है। ये जो टीचर की तैयारी करें वो बड़े पैसे वाले नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं, तो आप पूरी माफ नहीं कर सकते हो, कम से कम आधी फीस माफ करें, आधी फीस माफ करें। आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि इनके आर्थिक हालात गंभीर है, इनकी पीड़ा मैं लगातार सुन रहा हूँ। कई लोगों को तो घर वालों ने मना कर दिया, मैं कोचिंग नहीं करवाएंगे, और मकान मालिक भी उनको राहत दे किराए में। मेरी अपील आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, कोचिंग वालों से, मकान मालिकों से, इनको धोखा मिला है भ्रष्ट तंत्र से, भ्रष्ट सिस्टम से, पेपर लीक की वजह से। इसलिए इनके लिए आप सब लोग सहयोग करें, आपसे हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन तमाम कोचिंग वालों से। इसके अलावा साथियों, आज ईडी कार्यालय के बाहर सांसद साहब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी धरने पे बैठे हैं, और उनकी मुझे एक अच्छी चीज लगी। मनीष चौधरी जो है, जो रामनिया जी जो ड्राइवर थे, जो रीट का जो ट्रक कंटेनर पलट गया था, वो उस हादसे में नहीं रहे थे, और वो संदिग्ध हादसा है कि उस कंटेनर को पलटाया गया था, उनकी हत्या थी या एक्सीडेंट था, उसकी जांच नहीं हो पाई। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इनकी सरकार को आर्थिक सहयोग करना चाहिए और नौकरी भी देनी चाहिए। क्योंकि जब यह मामला आया था उस समय मैंने इनके परिजनों से बात की थी, इनके शायद भतीजा होगा और उनके रामनिया जी के बड़े भाई से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि जब मैं धरने पे बैठा था, मैंने बुलाया था कि इनको लेकर आए, और उन्होंने कहा था कि ये तो नहीं आ पाएंगे, पूरे दिन नहीं हो पाए थे, लेकिन कोई ना कोई परिजन आएगा, लेकिन वहां आए नहीं। मैंने इनकी बात लाइव के माध्यम से पहले भी उठाई थी, मीडिया में भी इनकी आवाज मैंने उस समय उठाई थी, लेकिन आए नहीं थे। तो आज जो आवाज उठाई है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक जिनका सारा छीन गया हो, छोटा बच्चा हो, और उनकी आवाज उठा रहे, तो वो ये पुण्य का काम है और अच्छा काम है। मैंने पहले आवाज उठाई, लेकिन आज उनके लिए वो बैठे हैं, अच्छा काम है। इसलिए मैं सांसद साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा मानवता के नाते, कि हमेशा काम तो युवाओं की आवाज उठाते हैं, हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन आज जिसकी कोई नहीं सुना, जिनका पति इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि सरकारी कार्य के लिए वो गए हुए थे, तो उनको मुआवजे के साथ, यानी कि आर्थिक सहयोग के साथ उनको नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि इनको नौकरी के साथ उनको आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। साथियों, फर्जी डिप्लोमा डिग्री जो कंप्यूटर अनुदेशक के जो मामले में पहले भी हमने सहयोग के माध्यम से इसका स्टिंग ऑपरेशन करवाया, न्यूज़पेपर में आई, और लगातार पहले भी आवाज उठा रहे थे। मैंने एसओजी में कई उस समय पीटीआई भर्ती संबंधित कागज दिए थे, लाइब्रेरी से संबंधित दिए थे। आज मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कानून आएगा, ये चीजें हैं, तो फर्जी डिग्री और डिप्लोमा वालों का भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जितना लेके आना ले। मेरे पास आज भी टीएसपी से फोन आया था कि रीट में भी कई लोग डिग्री लेके आए हैं, तो कई लेवल फर्स्ट में भरा, लेवल 2 के भी लेके आए, पता नहीं क्या चीजें। वो मैंने कहा आप लेके आइए, आप मुझे दीजिए, मैं आवाज उठाऊंगा। तो उनकी भी खैर नहीं, उनके भी हालात गंभीर होने चाहिए। ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए जो लोग धोखा कर रहे हैं। साथियों, जो कल डेटा सार्वजनिक करने की मांग तो रखी थी, प्रति परीक्षाओं में जो पेपर लीक वाला ये कानून तो हमारी जो एक ऐतिहासिक जीत होगी। लगातार इसमें थोड़ा सा बदलाव की हम मांग कर रहे थे। आरपीएससी इंटरव्यू में घूसकांड प्रकरण आया था, उसका खुलासा होना चाहिए। वो सदस्य कौन था उसका खुलासा होना जरूरी है, उसको दबाया नहीं जाए।
लाइब्रेरियन जेईन एसआई भर्ती के पेपर लीक की भी सीबीआई जांच है, उसको भी नहीं दबाया जाए, उसके लिए भी हमने कल प्रमुख तौर से रखी थी। और आज मीडिया में प्रमुख तौर पर तमाम मांगों का जिक्र हुआ है। तो मीडिया को धन्यवाद, सैल्यूट, जिन्होंने बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने का काम किया। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र भी घर जिलों में दिया जाए और समझौते की कई मांगे हैं और तमाम मांगों सरकार पूरा करे। साथियों, जो आज का लाइव था कि कल मैं बिल्कुल थक चुका था, कल मैं आप लोगों को आके नहीं बताया, आज मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने वाले अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है। जेईएन भर्ती की अधिसूचना जारी हो, उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी, उनको भी राहत मिली है। कनिष्ठ अनुदेशक वालों को भी राहत मिली है और धीरे धीरे कई अभ्यर्थियों को राहत मिली है। चलो कुछ प्रदर्शन किया, कुछ लोगों को फायदा तो मिला। हमने अनशन किया तो उस समय कानून की घोषणा हुई, यानी कि कुछ कर रहा है, किसी को तो फायदा हो रहा है। हालांकि सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे कि उपेंद्र यादव ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, लेकिन ये नहीं कहेंगे उपेंद्र यादव पूरे दिन भर वहां बेरोजगारों के साथ चिल्ला रहा था, पुलिस के धक्के खा रहा था और उन बेरोजगारों की आवाज उठा रहा था। चलो 4 भर्तियों के काम हुए, लेकिन 4 भर्तियों में भी हजारों बेरोजगारों का भविष्य बन रहा है, किसी का काम तो हो रहा है। आज ये कानून आ रहा है तो लाखों बेरोजगारों का भविष्य बच रहा है। ये धीरे धीरे कुछ काम आपके सामने हो रहे हैं, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का हो, टेक्निकल हेल्पर का हो, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी पद बढ़ाने का मामला हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक का हो, एलडीसी का भी होगा। अब ये 4 ये है तो लगातार काम हो रहे हैं किसके, बेरोजगारों के। अब फर्स्ट के सेकंड के रीट के कैलेंडर जारी करने के लिए मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करवाया, वो हो चुका है, आपको पता है, वो भी पीछे पड़े। अब इसके लिए मैं पीछे पड़ा हूं कि आरपीएससी भी संशोधित कैलेंडर जारी करे फर्स्ट का सेकंड ग्रेड का, और रीट का पात्रता जो तमाम, इसके लिए मैं पीछे पड़ा हूं। हर भर्ती के लिए लगातार मैं पीछे पड़ा हूं। तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो युवा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो 22 तारीख को आप लोगों को आना है। कल मैं इसके लिए प्रार्थना पत्र लगा दूंगा, एक बार फिर परमिशन लेकर फिर बड़ा, क्योंकि ऐसा आपकी संख्या होगी, हम अच्छी संख्या होगी। जो लोग सबसे विशेषकर जो सीबीआई की जांच चाहते हैं, 12 राज्य को कोटा खत्म करवाना चाहते हैं, जो लोग डेटा सार्वजनिक कराना चाहते हैं, तो आप आइए, आप आ जाओगे तो हम लट गाट के वहां बैठ जाएंगे। अब अन्य जो भर्तियों के जो आते हैं उनका काम हो जाता है, वो चले जाते हैं, बच्चे 5-10 लोग बचते हैं, तो फिर उनके साथ में कैसे बैठ पाऊं, पुलिस वाले उठा के अंदर डाल देंगे। इसलिए हम लोगों को मिलकर ताकत के साथ लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर, क्योंकि कई लोग साजिश इतने रचते हैं कि उपेंद्र यादव को गिराए कैसे। कई लोग प्रदर्शन करते, 4 लोग उनके प्रदर्शन में नहीं आते। यहाँ तो देखो, लोग एक मैसेज से, मैंने न कोचिंग में प्रचार करने गया, न कहाँ गया, एक मैसेज से जो लोग आए और उन्होंने सरकार को एहसास करवा दिया कि राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इतना मजबूत संगठन है, जिनके एक मैसेज से इतने लोग पहुंचते हैं। और पूरी सरकार कोई सी भी हो, हिलाने का दम ये राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ रखता है, और पूरी मजबूती के साथ मैं बात रखता हूं। तो साथियों, 22 तारीख को फिर एक बार हमने आंदोलन रखा है। जो अन्य जो और भर्तियों के मामले हैं, अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन साहब से मैं अगले वीक में एक बार फिर मुलाकात करूंगा, जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों से संबंधित मामला हो। और आरपीएससी में जो 2016 जो सेकंड ग्रेड का मामला है, उससे पिकअप लिस्ट के संबंध में मैंने आज बात की थी, तो कल तक पता लग जाएगा। आरपीएससी चेयरमैन साहब से समय मांग रहे हैं, समय मिलेगा तो वो और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तमाम भर्तियों के कैलेंडर के लिए मैं एक बार उनसे मुलाकात करूंगा। लगातार हर व्यक्ति के प्रयास करेंगे जिससे बेरोजगार को न्याय मिले। अब मैं एक बार फेसबुक पर एक बार ये में देख लेता हूँ, कोई भूल जाऊं तो लोग यार फिर ये भी कहते हैं यार। साथियों, जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, तो वो उनकी एक मीटिंग हो चुकी है। एक अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन महोदय जी, मेरी बात गौर से सुनना, अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन जिसे मैं मिलकर आया था, हरिप्रसाद जी से, भर्ती परीक्षाओं में जो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को बैठने के बाद ही वहां पेपर पहुंचाया जाए, इस पे उन्होंने सहमति दी है। अधीनस्थ बोर्ड ये लागू करने वाला है, और ये मैंने सरकार के माध्यम से कमेटी तक पहुंचाया कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि पेपर कई जगह पहले 2-3 घंटे पहले पूछ जाता है और वहां से गायब हो जाते हैं। जब अभ्यर्थी अंदर बैठ जाएंगे, कोई गायब भी कर लेगा तो बांटेगा किसका, क्योंकि अभ्यर्थी तो अंदर होंगे। तो पेपर जब पूछाया जाए, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऑन द सारी चीज ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद वो पूछाया जाए। लेकिन अभ्यर्थियों को अंदर बैठने के बाद वहां परीक्षा केंद्र को दिया जाए। इस पे चेयरमैन साहब से जब मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस पे सहमत हूं, तो अधीनस्थ बोर्ड कभी भी इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। जो 5वां ऑप्शन वाला है, उसके लिए भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम एक कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसमें इस पे भी निर्णय लेंगे। तो कई निर्णय जो हमने सुझाव दिए, उन सुझावों पर सरकार मोहर लगा सकती है। और हमने ये भी कहा कि प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पेपर जिस ट्रेडिशनल लाइव कैमरे जहां रखा जाता है, लाइव कैमरे की निगरानी में रख पाए
रखवाया जाए और पेपर रखने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक बांटने का पूरा लाइव डाटा निश्चित किया जाए। प्रत्येक जिले में स्थायी पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़ा रोकथाम सेल स्थापित किया जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। इंटरव्यू खत्म किया जाए। वीडियोग्राफी बायोमेट्रिक रखी जाए। कई सुझाव हमने दिए हैं, जिससे कई सुझावों को माना भी जाएगा, लेकिन पहले माने जाते तो पेपर लीक जैसी कठिनाई नहीं होती है। साथ ही एक चीज और बता दूं, कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं एसआई भर्ती वाले, लाइब्रेरियन वाले और जैन डिग्री वाले कि हमारी जांच का क्या हुआ। भैया जब माहौल रीट का था तो सब लोग रीट में डूबे हुए थे। आपको तो केवल भावनाओं के साथ सोशल मीडिया पे सपोर्ट लेने के लिए यूज किया। हमारा कल प्रदर्शन था, आपने देखा होगा, आज अखबार में भी, कल भी मैंने रीट और एसआई लाइब्रेरियन की सीबीआई की जांच की मांग मजबूती से रखी, और आगे भी जहां मुझे मौका मिलेगा मैं आपकी मांग उठाता रहूंगा। 22 तारीख को भी उठाऊंगा। अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए संघर्ष पहले भी कर रहा था, आगे भी करता रहूंगा। आप लोगों को न्याय मिले, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। लेकिन अभी क्या है कि भावनाओं के साथ खेलकर अभी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग भावनाओं के साथ खेलेंगे, लेकिन जब 10 साल से आप लोगों के लिए साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि सच को कोई नहीं हरा सकता। सच में बड़ी ताकत होती है। एक बार मैं ये यूट्यूब पे देखो, तेज बग रहा है। चिकित्सा विभाग में भर्तियां देखो, चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं, चाहे नर्सिंग की भर्ती हो, चाहे वो और भर्तियां हो, रेडियोग्राफी लैब टेक्नीशियन, कई भर्तियां हैं ना, वो भर्तियों की विज्ञप्तियां हमें ये कहा गया था मार्च अप्रैल के लिए। तो फरवरी मार्च के लिए, फरवरी चल रहा, मार्च और देख लेते, फरवरी मार्च देख लेते। बहुत तेज चल रहा है, आप देख सकते हो कितना तेज चल रहा है। मैं फेसबुक पे देख पाता हूँ कमेंट एक बार, यूट्यूब पे तो बहुत तेज चल रहा है भैया। जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारी भैया, मैं जो चीज से मैं जल्द जाके मिलूंगा, इस भर्ती के लिए मिलूंगा, मैं जल्दी मिलूंगा भैया। W2018 भैया मुझे एक बार मिलना यार, जितना सहयोग मैं आपका भी कहूंगा। पीटीआई के मैं बोल चुका हूँ, ग्राम सेवक रिजल्ट मैं ट्वीट कर दूंगा। मैं चेयरमैन साहब से अगले वीक में मिलूंगा, जो स्थिति हो मैं बता दूंगा। उन्होंने फरवरी के लिए कहा था, फरवरी चल रहा है, तो जैसे स्थिति मैं बता दूंगा। दंत चिकित्सकों की भर्ती का मामला पहले रख चुका हूं मैं। टीजीटी 2012 के लिए मैंने कह दिया, एक बार वो मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे। आरपीसी में वेटरनरी ऑफिसर, जो अन्य कई लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जो कई लोग मिलने के लिए भी कह रहे हैं, तो कल 12 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय रहूंगा। कई अभ्यर्थियों से मुलाकात करूंगा। पीटीआई वाली मैं बात रख चुका हूँ। एलटी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की नई वैकेंसी आएगी भैया, आएगी। रीट 2018 का फैसला इसी महीने में ओपन होने की पूरी संभावना है। संदीप डाखा जी और अन्य लोग कल मेरे से मुलाकात भी की थी, और कई जो इस भर्ती का पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। भैया पटवारी वाले मामले में देख, आपके अभ्यर्थियों के साथ जाकर मैंने बात रख दी थी, 2 पक्ष थे, लेकिन चेयरमैन महोदय जी ने कहा कि हमने कमेटी का गठन किया है, सब लोगों ने जो फॉर्मूले दे दिए हैं उनसे ले लिए, अब जो निर्णय करेगा कमेटी करेगी। अब भैया कमेटी जो निर्णय करेगी, 2 पक्ष में किसका पक्ष लूं? मेरे दोनों पक्ष मेरे ऑफिस आए थे, जिसका चयन हो गया वो और जिसका नहीं है वो। अब कमेटी को निर्णय करना है, तो साथियों कमेटी पे तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। आपके लोगों ने जो फॉर्मूले जो अनुमोदित थे कोर्ट से, जो भी वैलिड फॉर्मूले, मैंने कहा चेयरमैन साहब के सामने ले जाकर भैया आपके पास कोई फॉर्मूले दे दीजिए। चेयरमैन ने सामने कि ये जो कागज देंगे हम संबंधित कमेटी को दे रहे हैं, कमेटी इस पर फाइनल करेगी। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती भैया वो फरवरी मार्च में आएगी, इस महीने या फिर मार्च में आएगी आपकी। चलो साथियों, इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि 22 तारीख को एक बार फिर विधानसभा घेराव करेंगे। इस बार विधानसभा घेराव में क्या हुआ आप लोगों को बता दिया।
हालांकि 4-5 भर्तियों के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अन्य भर्तियों के लिए एक बार फिर 22 तारीख को इकट्ठे होंगे सीबीआई की जांच के लिए और वायदा जी का कोटा समाप्त, तमाम अन्य मांगों के लिए। लेकिन कल का आंदोलन ऐतिहासिक था क्योंकि हम मैदान पे उतरते तो सरकार तक आवाज पूछती है। कुछ अभ्यर्थियों के जरूर काम हुए हैं, कम से कम उनके घर में खुशी आई। जिनका काम नहीं है उनके लिए हम संघर्ष 22 तारीख को करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, कल आए, सपोर्ट किया। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। लेकिन साथियों, आप सबसे मेरी अपील है, जो युवा साथी जो मेरे साथ दिल से जुड़े हैं, क्योंकि ट्रोल आर्मी, कई तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार समझते हैं वो पत्रकार है नहीं, और कई लोग वो मुझे बदनाम करने के पीछे पड़े हैं। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि उन लोगों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि कुछ दिन से नई आइडिया बनी है। जो आप उनकी जब आईडी चेक करोगे, या तो किसी की डीपी लगेगी या किसी आका का चेला है, आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो वो जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। भैया हम में दम है तो कानून की घोषणा हमने करवाई, दम है तो 4 काम हम पॉजिटिव करवा रहे, तो लगातार हमारे काम क्यों? क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं कि उपेंद्र यादव से सरकार सरकार के लोग क्यों काम करते हैं, सरकार क्यों वो लोग बुलाते, क्यों डरते हैं, क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि युवाओं की ताकत सरकार को मैं एहसास करवाता हूं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से हम काम करते हैं, इसलिए सरकार हमारे काम कर रही है। जिनके मन में पाप होगा, बेईमान होगा, उसको कोई नहीं मानता। ऐसे में साथियों, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ईमानदार आदमी और सच्चे इंसान को कैसे गिराया जाए, तो वो नकली आइडिया बनाकर और कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सचेत रहें, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं। सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूं, और आने वाले समय में 22 तारीख को भी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए तमाम युवा साथियों से कहूंगा कि 22 तारीख का ध्यान रखें, और जो अभ्यर्थी जिसके कोई सुझाव, कोई भर्ती का जो मामला हो, तो कल 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय आप आइए, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। जितनी मदद होगी हर व्यक्ति की मदद करूंगा। जय हिंद,